नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी हलचल के साथ साथ सियासत में बड़ी उथल पुथल भी चल रही है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश की सियासत में एक बड़ी हलचल भी है, उथल पुथल भी है और नेताओं के दल बदल के सिलसिले और एक दूसरे पर निजी प्रहार भी किए जा रहे हैं। अपनी अपनी जीत के दावे भी हो रहे हैं और इस बीच कांग्रेस में आज जश्न का माहौल बना रहा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बने हुए 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव भले हुए न हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भर गया है, ये दिख रहा है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी मजबूत जगह बनाई है और इंडिया गठबंधन में भी आपसी तालमेल और समझदारी बढ़ी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने का सिलसिला चलता रहा सुबह से लेकर शाम तक। इसमें राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट करके अपनी बधाई और शुभकामना संदेश पहुंचाया है। आइए जरा सबसे पहले राहुल गांधी की इस पोस्ट को देखते हैं, शुभकामना संदेश को देखते हैं और वीडियो को देखते हैं। जरा देखिए। तो देख रहे थे आप, यहां राहुल गांधी और दो केक काट रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 2 साल पूरे हुए, ऑफिस संभाले हुए, अध्यक्ष पद पर आसीन हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। और यहां से एक नई तस्वीर और उन तस्वीरों में बहुत कुछ दिखाई देता है आपको। तो और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने आज जब इस वीडियो को शेयर किया तो उन्होंने लिखा है कि आपके नेतृत्व में, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए लिख रहे हैं कि आपके नेतृत्व ने पार्टी के जनसेवा के संकल्प को सशक्त किया है। संविधान और जनता के हितों की रक्षा के लिए आपका मार्गदर्शन हर न्याय योद्धा के लिए बहुमूल्य है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब पहली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। खुद राहुल गांधी ने भी इसमें यात्रा के बीच में ही वोट डाला था और बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दूसरे दलों ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई तंज कसे, मगर पिछले 5 दशकों में कांग्रेस की राजनीति कर रहे दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बन जाने के बाद ये सारे तंज बेकार साबित हुए और अब तो बाकायदा उनका 3रे साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। जबकि बीजेपी अभी भी एक्सटेंडेड, जी हां, एक्सटेंडेड अध्यक्ष से ही काम चला रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी का पूर्णकालिक अध्यक्ष अभी नहीं है और खड़गे के अध्यक्ष बन जाने से राहुल गांधी को जमीनी राजनीति करने के और मौके मिल गए हैं। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी कल फिर एक सैलून में पहुंचे थे। उससे पहले आपने देखा था कि कुम्हारों के बीच भी राहुल गांधी गए थे, जहां की दोनों तस्वीरें सैलून में ट्रिमिंग कराते हुए जो तस्वीर थी और जिन्होंने ट्रिमिंग की थी इनसे बातचीत डीबी लाइव ने की थी कल, और जिनके घर जाकर राहुल गांधी ने कुम्हारों के बीच जब गए और वहां दिए बनाए, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा था। और ये करके राहुल गांधी ने बड़ा धमाल किया था कल। कांग्रेस के शब्दों में कहें तो कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी कल से चल रहा है। एक वीडियो आया है राहुल गांधी का जिसमें वो शेयर मार्केट की बात करते हुए दिख रहे हैं और उस वीडियो के आखिर में लिखा हुआ है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हम। पहले उस वीडियो को देख लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में और चर्चा कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए पहले। You know, today I was going to the physio in the morning. Right. And my security guy said to me, listen, what's going on in the stock market? He was feeling that we are entering a space of risk. Right. And I'm pretty certain that he's a salaried guy. There are millions of people like that in India.
And That's right. you've been doing the press conferences, Thanks. but some new imaginative way of doing this. So that we put the message across to young people who are actually risking themselves. Because if this thing goes sideways, then they're going to get hurt. So that's why I'm pestering you. But if we can think about it in a innovative, smart way, which I know you can do. Who are we protecting? We are trying to protect the interest of all these millions of investors, retail investors. And if you want me to be involved in it, you tell me how. They're actually videoing this conversation because they want to sort of make it transparent about how we are thinking about it. Oh, I'm so glad I didn't gossip about anyone. Well, okay, thank you. I should have warned you before. Okay? Right. Okay. Thank you. देखिए समथिंग इज गोइंग, इस लास्ट में मैं पढ़ नहीं पाया, समथिंग इज कमिंग, यहाँ कुछ लिखा हुआ था ऐसा। चलिए, लेकिन यहाँ से ये स्टे ट्यून्ड, समथिंग इज कमिंग, स्टे ट्यून्ड, ये लिख रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी जिस वीडियो को साझा कर रहे थे उसी वीडियो में आखिर में लिखा हुआ आप देख रहे हैं। और इसके बाद से और ये बातचीत पवन खेड़ा के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं। लाखों छोटे निवेशकों के हितों की बात करके राहुल गांधी ने फिर बता दिया है कि उनकी राजनीति में प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी किसे दी जा रही है। बीजेपी इसी वजह से, इसी कारण राहुल गांधी और कांग्रेस से डरती है। और अब तो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि वो हारेगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर डिंपल यादव ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उसे सुन लेते हैं। डिंपल यादव, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव, 10 सीटें हैं वहां उपचुनाव के लिए, लेकिन 9 सीटों पर सरकार चुनाव करवा रही है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। और इस बारे में क्या कुछ कह रही है डिंपल यादव, सुनिए जरा। तैयार है और पिछले चुनाव में पूरी तरह तैयार रही थी और ये आने वाले उपचुनावों में भी मैं समझती हूँ हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत और पूरी है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या आया है, लेकिन हम जमीन के जो मुद्दे हैं उनमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां आज लोग मायूस है, हमारा युवा, जहां हमारी महिलाओं का सवाल है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, बिजली का सवाल है, जहां अब हमको सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे आदेश दे रहे हैं जो डीएम निवेश लेके आएंगे। बताइए, जहां इतनी लाखों करोड़ों की निवेश की बात हुई थी, एमओयू साइन हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सरकार पूरी तरह जो सपने हैं जो जनता ने देखे थे, जो ये सरकार पूरे करने में सक्षम नहीं साबित हुआ है। तो मैं समझती हूँ लोग इन्हीं मुद्दों में लेके चुनाव की जा रहे हैं। अच्छा है, काम कर रहे हैं। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। और एक तरफ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के पोल खोल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में अनिल देशमुख ने आज फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के और एनसीपी शरद पवार गुट से जुड़े हुए हैं और उनकी एक किताब आई है। उस किताब के अलावा उन्होंने आज फिर से एक नया बड़ा बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की एकता की बात कही है। आइए जरा सुन लेते हैं अनिल देशमुख को, सुनिए। ना बिल्कुल नहीं। बाड़ा साहब थोड़ा से मेरी बात हुई है। राहुल गांधी जी नाराज बिल्कुल नहीं है, नाराज होने का सवाल नहीं आता, क्योंकि बाड़ा साहब थोड़ा तो नाना पटोले साहब हो या विजय वडेट्टीवार हो, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बैठ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ बैठ के तालमेल से हमने सभी मतदार संघ के बारे में निर्णय लिया और मेरिट पे हमने निर्णय लिया। तो ये जो विरोधी पार्टी झूठी खबर फैला रहे कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नाराज, ये सरासर झूठ है। तो सुन रहे थे आप, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी नाराज नहीं है, ये कह रहे हैं।
अब न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी फूट की खबरों को गलत बताकर साबित कर रहे हैं कि बीजेपी झूठी खबरें फैला रही है और अनावश्यक मुद्दे खड़े करके जनता का ध्यान भटका रही है। ऐसे में क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन को मात दे पाएगी या इस चक्कर में खुद पटरी से उतर जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि कैसे बीजेपी के सहयोगी ही संकट में हैं और अपने ही सहयोगियों को संकट में, या कहें तो दूसरे लहजे में अगर कहें तो अपने ही सहयोगियों को कैसे बीजेपी संकट में डाल रखी है, और इसके अलावा कांग्रेस क्या बड़ा करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है कांग्रेस, ये सब समझते हैं आज इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव की एक बाइट और सुनाना चाहता हूं आपको। थोड़ी देर बाद सुनाता हूं अखिलेश यादव की एक बाइट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जीतने की जो कला है और जो रणनीति है वो हम अब समझ गए हैं। जरा उसको भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पैनलिस्ट साथी हमारे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार नरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। एक तरफ आज 2 साल पूरे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऑफिस संभाले हुए, अध्यक्ष पद संभाले हुए, दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस के अब सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी की बात कर रहे हैं और साफ साफ बीजेपी को बता रहे हैं कि झूठी खबरें बीजेपी फैलाती है, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम की स्थिति पैदा हो और जनता के बीच इनकी जो वास्तविक छवि है वो दूर हो। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। आपका भी रविकांत जी इस चर्चा में स्वागत है। सीधा शकील जी आपके पास, कैसे देखा जाए? जी देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल की। ये 2 साल जो है वाकई कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो एक बड़ा प्रचारित किया जा रहा था कि अध्यक्ष पद पर परिवार का ही कोई व्यक्ति रहता है, तो ये सबने देखा कि 2 साल से खड़गे जी वहां हैं और वहां पे बैठ के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज राहुल ने जो पहल की वो और अच्छी पहल की। खड़गे जी नहीं चाहते थे कि उनके 2 साल को सेलिब्रेट किया जाए या कार्यकर्ता इसको मनाए, मगर राहुल गांधी केक लेके खुद उनके घर पे पहुंच गए। उन्होंने वहां केक काटे और कटवाए और उसको एक सेलिब्रेट किया। ये एक अच्छी बात है। और राहुल गांधी ने इसके जरिए ये बताया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। ये बात आज इसलिए थोड़ी जरूरी है क्योंकि वायनाड में एक गलत प्रचार बीजेपी के लोगों ने किया कि वहां पे खड़गे जी को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया और एक वीडियो दिखाया जो बिल्कुल ही गलत वीडियो था। उसके बाद खुद गोदी मीडिया के जो सबसे बड़े एंकर कहलाते हैं, जिनके लिए बीजेपी ये कहती है कि अपना मानती है जिनको, उन्होंने एक प्रोग्राम बना के ये साबित किया और बताया कि बीजेपी गलत चला रही है। बीजेपी के मुंह पे इससे ज्यादा करारा तमाचा और कुछ हो नहीं सकता था कि उनके खुद के एंकर, जो उनके एंकर कहलाते हैं, उन्होंने बताया। तो खड़गे जी अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस में कितने सम्मानित हैं, ये सबने वायनाड में भी देखा और आज भी देख रहे हैं। आज सबसे पहले उन्हें बधाई देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची, फिर राहुल गांधी केक लेके पहुंचे, बाकी सारे नेताओं को आप देख रहे हैं वहां पे। तो ये कांग्रेस में इस तरह की परंपरा हमेशा से रही है कि अध्यक्ष जो होता है वो सर्वोपरि होता है। और जब अध्यक्ष आता है, कांग्रेस का जो सेशन होता है, महाधिवेशन जिसे प्लेनरी कहते हैं, तो उसमें उसके स्वागत के लिए सारे के सारे खड़े होते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनका स्वागत करते हैं। तो ये एक कांग्रेस की परंपरा है, अच्छी परंपरा है। लेकिन अब बीजेपी को इन सब चीजों से बड़ी परेशानी होती है क्योंकि वहां पे तो मोदी जी सर्वोसर्वा है, जो उनके अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनकी क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है कि नड्डा जी को वो सम्मान नहीं मिलता जो एक अध्यक्ष के तौर पे मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और खड़गे जी जो है अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा
कि इससे राहुल को बहुत टाइम मिल गया है कि वो जनता के बीच में जो वो अपना उनका असली काम है, लोगों से मिले जुले, यात्राएं निकालें और चुनाव की तैयारी करें, और जो राहुल जो है बहुत बेहतर तरीके से कह रहे हैं। एक दूसरी बात जो भी आपने कही कि राहुल के नाराज होने की जो प्रचार किया जा रहा था, अरे राहुल अगर कांग्रेस के नेताओं से नाराज होते तो आज कांग्रेस के नेता से इतनी बड़ी वीडियो टॉक करते और इतने इंपॉर्टेंट इशू पे। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेता, मीडिया डिपार्टमेंट के जो प्रभारी है, चेयरमैन है पवन खेड़ा, उनसे बात करी और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि पवन जी आप देखिए कैसे करना है इस मामले को। ये बहुत बड़ी बात है जी। पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के एक बहुत ही जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार पदाधिकारी है और अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए जाने जाते हैं। तो राहुल ने आज जो ये काम किया है ये बहुत जरूरी था। आप देखिए कि कोविड के बाद से ऐसा मार्केट में डाउनफॉल कभी नहीं आया है। 18-20% तक मार्केट गिर गया है जी। और इस स्टॉक मार्केट के गिरने का मतलब है कि छोटा निवेशक जो है, जिसकी राहुल बात कर रहे थे कि यंग लोग, मेरे सिक्योरिटी पर्सन ने कहा, उनका सारा पैसा डूब जाता है। छोटा निवेशक इसमें पैसा लगाता है। अभी सुबह ही हमने एक लिखा था कि जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर कंपनियां हैं, ट्रैक्टर कंपनियों के 20% तक स्टॉक मार्केट उनका गिर गया। क्यों गिर गया? उसके साथ हमने लिखा था, उसमें बताया था कि किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं पा रहा है। किसान को आपने हर तरह से तोड़ दिया, उसको नकली खाद और नकली बीज दी जा रही है, उसकी फसल का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है, सड़क पे कील कांटे बिछा के उसके ट्रैक्टर को आप चलने नहीं दे रहे हैं जी। और आपको एक बात मालूम है, हमने पहले भी लिखी है, बताई भी है कि कृषि पर निर्भरता आर्थिक उन्नति के लिए थोड़ी कम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पिछले कुछ सालों में कृषि पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह और कहीं काम ही नहीं है। किसान का लड़का बाहर जाता था, काम करता था, बाप कहता था कि बेटा खेती किसानी संभाल लूंगा, तू जाके अच्छी नौकरी कर, और अच्छी नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही, तो लड़का भी वहीं आ जाता है। कृषि पर निर्भरता का बढ़ना युवाओं की कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है आर्थिक क्षेत्र में। तो निर्भरता बढ़ रही है, किसानों को आप कुछ नहीं दे रहे, तो जो 18% बाकी चीजों में स्टॉक मार्केट गिरा है, ट्रैक्टर कंपनियों का 20% गिरा है। ये चीजें ये गोदी मीडिया कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि बिक्री कम हो रही है। तो राहुल गांधी ने आज पवन खेड़ा के साथ में बहुत अच्छी बात करी है। पवन खेड़ा को जिम्मेदारी सौंपी है और पवन खेड़ा से उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि इसमें मुझे क्या करना है, मैं करूंगा वो काम। और ये इसमें पवन खेड़ा मुझे लगता है कि एक अच्छे से किसी ब्लूप्रिंट के साथ सामने आएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये एक अच्छा काम हो रहा है। जी राजीव जी। जी, ये एक वीडियो राहुल गांधी ने अभी जारी किया है, उसके बाद जो वीडियो हम दिखा रहे थे उसके बाद, जिसमें राहुल गांधी ने इसको शेयर करते हुए लिखा है, बुच बचाओ सिंडिकेट। माधवी बुच की बात कर रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी। जरा इस वीडियो के थोड़े से एक छोटे से अंश को देख लेते हैं, छोटे से हिस्से को देखते हैं। 10 मिनट का ये वीडियो है लगभग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कैसे एक सिंडिकेट जो माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और इस पर यह वीडियो राहुल गांधी खुद इंटरेस्ट लेते हुए, और दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल पूरे हुए उसकी चर्चा, दूसरी तरफ ये राहुल गांधी ने एक ये दूसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जारी किया अभी से थोड़ी देर पहले, जिसमें देश में एक सिंडिकेट किस ढंग से कुछ लोगों को बचा रहा है, कुछ लोगों के फायदे पहुंचा रहा है, और कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश कैसे तबाह हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ है। ये 2 बातें, और इन 2 बातों के बीच में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसकी पोल दूसरे नेता खोल रहे हैं, जिसमें चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे अनिल देशमुख को आपने सुन लिया, चाहे डिंपल हों, ऐसे तमाम नेता जो कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। जरा पहले इस वीडियो को देखिए। We are entering a space of risk. या बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दिस इज अ बिगर स्कैंडल।
10 crore stock people who invest in stock market, sir. Their money and their future is involved, sir. That's at stake. And they're all going to get hurt. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अडानी जी का और लगभग क्लीन चिट ही दे दी. Make the entire communication transparent. एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ दे रहे हैं. अब मोदी जी क्या कहेंगे? ये गवर्नेंस मॉडल है, बताएं वो क्या है ये. और जिस तरह से ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, हरियाणा में और अब यहाँ मध्य प्रदेश में, उससे पहले झारखंड में जब इनकी सरकार आई तब भी पर्ची के मुख्यमंत्री ऐसे ही होंगे फिर. ठीक है, शुक्रिया पवन जी बात करने के लिए. तो जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब शनिवार रविवार शांत रहेगा, सृष्टि चलती रहती है. मतलब कुछ वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब 2 दिन छुट्टी कुछ कह नहीं सकते, पॉलिटिक्स में कभी छुट्टी नहीं होती. हाँ बात सही है. और सही मेरा नाम पवन खेड़ा है और मैं चेयरमैन हूँ मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का. अब साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी करता हूँ, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता नहीं इस देश में. पिछले 10 साल से तो मुझे याद भी नहीं कि किसी ने कभी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया हो पिछले 10 साल में. तो देख रहे थे आप पवन खेड़ा को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं पवन खेड़ा, और 10 साल से ये हो नहीं रहा है, पवन खेड़ा कर रहे हैं. लेकिन राहुल गांधी जो बात यहाँ बता रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक बड़ा धमाका दिवाली पे आप देख रहे हैं और ये इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी. शायद आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे एक सिंडिकेट कुछ लोगों को लाभ यानी फ़ायदा पहुँचा रहा है, नफ़ा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और नुकसान किसी और को हो रहा है. वो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो इस देश में हैं. तो रिटेल और जो ऐसे A1 A2 टाइप के लोग हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश होती है शेयर बाजार के जरिए. ये बात राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद कही थी और ये बात धीरे धीरे आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है. उस पर आपने एक वीडियो पहले देखा था, उसके बाद एक दूसरा वीडियो, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं इससे अलग. ये तो एक आर्थिक रूप है, लेकिन राजनीतिक रूप में कैसे इंडिया गठबंधन के अन्य नेता, दूसरे नेता कह रहे हैं कि अब हमने जीतना लड़ना सीख लिया है. सुनिए जरा अखिलेश यादव को. और इन्हीं कार्यकर्ताओं को अगर पता होता कि हम लोग 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता था यहाँ का कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमें 60 से ज्यादा भी लोकसभा जिता. और अब तो हम लोग बीजेपी को हराना जान गए हैं, रणनीति बनाना जान गए हैं, लोगों का सम्मान कर करके उनको जोड़ना जान गए हैं, दूसरों को जगह दे करके त्याग करना जान गए हैं. तो देख लेना आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिणाम, ऐसा परिणाम आएगा कि कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा. हालांकि बीजेपी के लोग सो नहीं पा रहे जब से अयोध्या हारे हैं. तो ये पैरेलली दो चीजें देख रहे हैं. एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो हम लोग बीजेपी को हराना सीख गए हैं, लड़ना सीख गए हैं, रणनीति बनाना सीख गए हैं और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ आप देखेंगे. तो एक तरफ रणनीति, लड़ना, जीतना, इन सब की बात, और दूसरी तरफ इन्हीं रणनीतियों के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ते हुए और कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों की बात, उनका जज्बा आप देख रहे होंगे. आना चाहता हूं जरा जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, कुमार साहब हमारे साथ हैं, अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं. प्रोफेसर रविकांत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करना जरूर चाहूंगा. 2 साल में कांग्रेस को कितना बदल दिया है खड़गे साहब ने? आवाज नहीं आ रही है आपकी, जरा अनम्यूट कीजिए. अब आई जी जी राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि खड़गे साहब के आने के बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठन में, लोगों के जेहन में जो बड़ा परिवर्तन आया है वो ये कि कांग्रेस पार्टी कोई परिवारवादी किस्म की पार्टी नहीं जो इल्जाम उस पर लगते रहे. दूसरा, कांग्रेस में दलितों को क्या सम्मान है ये खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से साबित होता है. तो दलित राजनीति जिस तरह से कमजोर हो रही थी इस देश में मायावती के कमजोर होने के बाद,
अब कांग्रेस पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करती हुई दिख रही है और इस एजेंडे पर खुल करके राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, वे लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये एक वैचारिक जो मैं समझता हूं कि वैचारिक ये परिवर्तन नहीं है, बल्कि उत्तरोत्तर जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में समय के अनुसार जो परिवर्तन आया है कि आज जो बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व है और आज के अगर हिंदुत्व की आप परिभाषा करें तो वो कटेंगे और बटेंगे, यही दो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे उनके, माने जिसमें हिंसा है, नफरत है, विभाजन है। ये आरएसएस बीजेपी का हिंदुत्व जिसकी हम लोग चर्चा करते थे वो अब खुल करके उसकी बात कर रहे हैं। उसके सामने एक सौहार्द की राजनीति, एक सम्मान की राजनीति, एक मोहब्बत की दुकान खोलने की राजनीति, समाज को जोड़ने की राजनीति, समाज को एक नई ऊर्जा से भरने वाली राजनीति, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें पैदा करने की राजनीति, और वो राजनीति जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे कमजोर तबका है, जो हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है, उसके लिए ज्यादा जरूरी होती। तो चाहे आज किसानों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, पिछड़ों का सवाल हो, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का सवाल हो, ये केंद्रीय सवाल बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर एजेंडे के स्तर पर खुल करके, जहां राहुल गांधी उस बात को कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वो उस बात में दम आ जाता है, वो एक विश्वास बन जाता है, एक पुख्ता बात हो जाती है कि सिर्फ हवा में बात नहीं हो रही है, जमीन पर बात हो रही है और जो कहा जा रहा है वो वास्तव में हो रहा है। राहुल गांधी को आपने हम सब ने देखा, चाहे वो रामचेत मोची हो या मिथुन जो रायबरेली में जो नाई की दुकान पर जो गए थे राहुल गांधी, या भी अजीत की दुकान पर गए, ऐसे ही चाहे कुलियों से मिलना हो, कारीगरों से मिलना हो, दस्तकारों से मिलना हो, इन तमाम लोगों से जो इस देश का हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है, उसे रोज संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस तरीके से बर्बाद हुई है, उनके सपने जिस तरीके से टूटे हैं, और जो अपमान लगातार उनका हो रहा है, जबकि लोकतंत्र में जो वोट का राइट है वो उन्हें राजा बनाता है। इस देश के मालिक कौन है? इस देश का मालिक कोई प्रधानमंत्री नहीं है, संविधान भारत के लोगों की बात करता है, असली मालिक इस देश के लोग हैं जी। तो वो जो फिनोमिना है, वो जो विचार है कांग्रेस पार्टी का जिसको राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद मल्लिकार्जुन खड़गे की शख्सियत में, उनके अपने अनुभव में, उनके अपने राजनीतिक कद में दिखाई पड़ती है। दूसरा, खड़गे जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गंभीरता, हाँ थोड़ा सा ये जरूर है, इसे हरियाणा में झगड़ा हो रहा था, अब इसको दो रूप में आप पेश कर सकते हैं। पहला तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में वो डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी है कि हुड्डा जी भी अपनी बात कह सकते हैं और शैलजा भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अनुशासन भी होना जरूरी है। खड़गे जी के आने के बाद वो आपने G23 और ये सब जो चल रहा था वो बंद हो गया। आज कोई कांग्रेस पार्टी का है जो कहे कि नहीं साहब हम जो केंद्रीय संगठन है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या राहुल गांधी में हमारा भरोसा नहीं है। आज ये सारे जो मुद्दे थे, जो अंदरूनी कश्मकश थी, और वो बहुत सारे स्लीपर सेल थे, बीजेपी के लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब इन पर लगाम लगी। हाँ ये जरूर है कि वो आपस में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जरूर सामने आ रहे हैं, और उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हुआ है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। और खड़गे जैसे व्यक्ति जो इतने अनुभवशील हैं वो जरूर इस पर चिंतन कर रहे होंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं कमजोर पड़े।
तो खड़गे जी के आने के बाद G23 वाला वो खत्म हो गया, संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो गया। अभी विस्तार की जरूरत है जी। जो कमियां हैं उसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और उसी से बेरोजगारों को भी उम्मीद है, किसानों को भी उम्मीद है, पहलवानों को भी उम्मीद है, मणिपुर की महिलाओं को भी उम्मीद है, दलितों को भी उम्मीद है। इसलिए हमारा दायित्व भी है ये कहने का कि संगठन को और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है, सामाजिक समीकरण और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हो। जैसे अभी पवन खेड़ा ने कहा ना कि हम इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर रहे हैं, दरअसल अब प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं है लगातार प्रचार करते रहना। प्रधानमंत्री का काम होता है देश को जोड़ने का, देश में विश्वास पैदा करने का, मणिपुर जाने का। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भले ही वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन असल में जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है वो रोल राहुल गांधी अदा कर रहे हैं। और राहुल गांधी खड़गे जी के बीच की अगर आप ये जो जोड़ उनका है, जो उनके बीच का कनेक्शन है, इसको आप देखेंगे, इतना सम्मान करना। और ये बीजेपी के लिए रश्क की बात है कि वहां तो एक तो कोई हो अभी है ही नहीं, सब केयर टेकर चल रहे हैं अध्यक्ष। दूसरा, अध्यक्ष का क्या काम होता था इस बीच में कि जब प्रधानमंत्री आए तो उनको रिसीव करना और उनको छोड़ने जाना हवाई जहाज पर, यह काम रह गया था। माला के भीतर भी नहीं आना। यहां जो सम्मान राहुल गांधी ने दिया है वो एक प्रतीक बन रहा है, एक प्रतिमान बन रहा है कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति का, और वो जिस समाज से आते हैं, जो सदियों से प्रताड़ित रहा समाज, जिस समाज को कभी सम्मान नहीं मिला, वो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी इतिहास वाली पार्टी, जिसका स्वर्णिम इतिहास स्वाधीनता आंदोलन में था, जिसने अंग्रेजों को इस देश से निकाला, देश को आजादी दिलाई, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी गर्व और गौरव की बात है और इस देश के लोगों के लिए भी उतने ही गर्व की बात है, और दलित समाज को तो गर्व की बात है ही। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी को अपना अध्यक्ष चुन करके एक बड़ा काम किया था, जिसकी मिसाल मुझे लगता है किसी और दूसरी पार्टी में नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बहुत मुश्किल में रहती है और वो कभी कोई उस तरह का कमेंट करने की हिम्मत नहीं करती खड़गे जी पर। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे 2 साल पूरे हुए उनके अध्यक्ष बने हुए, और आज राहुल गांधी केक लेकर पहुंचे, बुके लेकर पहुंचे और केक काटते हुए तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ बहुत कुछ देश की सियासत में चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो कर रहे हैं आज की तारीख में, पवन खेड़ा, उनकी बात, उनकी चर्चा भी खूब हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात, पवन खेड़ा और राहुल गांधी की बात, और साथ साथ अनिल देशमुख हों या अखिलेश यादव हों, महाराष्ट्र में भी राजनीति गरमाई हुई है। जरा इन सब पे एक एक करके जल्दी से आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास, कैसे देखते हैं आप? जी राजीव जी, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें रखते हैं। पहली बात तो है कि जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं राहुल गांधी के बारे में, इनकी वजह क्या है? रोज ये जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है वो अफवाहें उड़ा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में फूट है, अब अलग हो रहे शिवसेना, बिल्कुल अलग ही कर दिया था। तो ये क्या कारण है? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में बीजेपी के मुद्दे चल नहीं पा रहे, हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा है। मोदी जी ने खुद झारखंड में कहा कि किस तरीके से पलायन हुआ और जनसंख्या घट रही आदिवासियों की, और उनका जो गृह मंत्रालय है वो हाई कोर्ट में कुछ और एफिडेविट दे रहा है। तो कोई मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं वहां पे।
और उसकी एक वजह यह है कि अफवाह फैलाओ। एक तो ये बात है। जहां तक खड़गे जी की बात है, देखिए 50 साल में जगजीवन राम के बाद खड़गे जी को प्रोमिनेंस मिली है कांग्रेस में, और खड़गे जी के कार्यकाल में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही मुझे याद है कि शुरू हो चुकी थी और खड़गे जी जो है वो अध्यक्ष बन गए थे। दोनों चीजें लगभग साथ साथ हुई हैं। और भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे जी की अध्यक्षता में कांग्रेस को जो मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ 2-3 दशकों में विचारधारा को लेके एक कंफ्यूजन था, असमंजस की स्थिति थी कि क्या विचारधारा है कांग्रेस की। और इसीलिए जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर रविकांत कर रहे थे कि G23 जो है वो बना हुआ था, जो G23 कांग्रेस को JDU बनाने की पूरी कारीगरी में लगा हुआ था। तो वो सबसे बड़ा ये हुआ कि वैचारिक क्लैरिटी कांग्रेस के अंदर आई है। और उस क्लैरिटी से क्या हुआ है कि बहुत सारे वर्ग जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या वंचित समाज के लोग हो, वो कांग्रेस को वोट देना बंद कर चुके थे। इसीलिए कांग्रेस की ऐतिहासिक रूप से सबसे बुरी परफॉर्मेंस हमको 2014 और 2019 में देखने को मिली। वो वैचारिक क्लैरिटी अब आई है, और उस क्लैरिटी के दो बड़े जो मैं कहूँगा बेंचमार्क है, जातिवाद जनगणना की डिमांड और आरक्षण का 50% की सीलिंग को हटाने की बात। ये दो चीजें खड़गे जी के कार्यकाल में हुई, उपलब्धि हुई। अब उसका आउटकम क्या हुआ? उसका आउटकम देखिए, कर्नाटका इलेक्शन कांग्रेस के पास वापस आया। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस ने जब से तेलंगाना बना पहली बार जीत हासिल की। हिमाचल की सरकार लौटी। लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छी हुई, बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, 400 पार के एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया। ये तभी संभव हुआ जब कांग्रेस में के अंदर वैचारिक क्लैरिटी आई। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अभी जिसको कहे कि वर्क इन प्रोग्रेस है, वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी अभी तक जो जातिवाद जनगणना और आरक्षण की जो 50% की लिमिट है इसको बढ़ाने की बात है, ये मंचों से कही गई बात है। एक वादा है, एक कमिटमेंट है राहुल गांधी का या खड़गे जी का। लेकिन अब इसके बाकी तार जोड़ने पड़ेंगे। ये कैंपेन कैसे होगा, ये आगे कैसे जाएगा, इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये मैसेज राहुल गांधी का नीचे तक कैसे जाए। कहीं कोई तार जो है जुड़े नहीं है, जिसकी कि हमको एक मिसाल देखने को मिली हरियाणा में। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको एड्रेस करेगी। तो खड़गे जी के कार्यकाल में ये सब चीजें जो कांग्रेस के अंदर हुई हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर 180 डिग्री का जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो खड़गे जी के 2 साल के कार्यकाल के दौरान हुआ है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ है। ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई हैं जिसने कांग्रेस को, मैं कहूँगा कि नया जीवन दिया है। क्योंकि तमाम ये मीडिया, इलेक्शन कमीशन, पैसा, अडानी, ये सब के बावजूद कांग्रेस वहाँ वापस आई है जब इसकी ऑबिचुरी लिखी जा रही थी कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी। तमाम सारे लोग, ऐसे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि कांग्रेस अब तो है वो खत्म हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात, जो राहुल गांधी का वीडियो आपने दिखाया जी, स्टॉक मार्केट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा मिडिल क्लास इससे प्रभावित होता है, बहुत मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 6 लाख करोड़ रुपए डूब गया है स्टॉक मार्केट में। एक महीने की अगर हम बात करें राजीव जी, तो एक महीने में
7.5% स्टॉक मार्केट नीचे। 40 लाख करोड़ रुपए महीने भर में, 40 लाख करोड़ रुपए डूबा, 7.5%। जी 40 लाख करोड़। जी मैं तो कल की बात कर रहा हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 6 लाख करोड़ रुपए डूब गया। तो इसका कोई गारंटी है? कोई सर्किट ब्रेकर तो लगते हैं, लेकिन वो सर्किट ब्रेकर का फायदा किसको होता है? ये माधवीपुरी बुच किसके लिए काम करती हैं? हम सब देख चुके हैं लगातार, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या उसके बाद के इन्वेस्टिगेशन हो, कि माधवीपुरी बुच के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितने ज्यादा हैं। किन कंपनियों को अप्रूवल मिलता है, उन कंपनी से उनको किराया मिलता है, उनको उनकी सैलरी आती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके। और वो पहली सेबी की चेयरपर्सन है जो कि नॉन आईएएस हैं। अभी तक की परंपरा रही है कि आईएएस अधिकारी बनता था, वो सीधे कॉर्पोरेट अपॉइंटी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से आई हैं वो। तो ये सारी चीजें हो रही, इसके लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो। बहुत बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट में जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भी बाहर गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत बड़ी संख्या में बाहर गए हैं। इसलिए ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे देखना होगा कि आगे ये लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में मिडिल क्लास का पैसा जो है वो इस तरीके से पानी की तरह न बह जाए कि कोई एग्जिट पोल करे तो स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाए, फिर चुनाव के रिजल्ट आए, स्टॉक मार्केट डूब जाए, और इस पूरे 48 घंटे के खेल में कुछ लोग 10 लाख करोड़ रुपए कमा लें और इन्वेस्टर का पैसा डूब जाए। ये इसकी तो जांच होनी चाहिए, सामने फैक्ट्स आने चाहिए, और इसका कोई एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि इसमें कोई सेफगार्ड्स आए। जी राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल वो क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के साथ क्या कुछ चल रहा है, इन सब को हम यहाँ इस चर्चा में शामिल करके उस पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चूंकि एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो की चर्चा भी, उससे पहले आपने ये भी देखा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के जो 2 साल पूरे हुए हैं, उस 2 साल के का आउटकम क्या है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, उस पर शकील अख्तर जी और फिर प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत टंडन जी ने अपनी अपनी बात रखी है। आना चाहता हूं जरा कुमार नागेंद्र जी आपके पास और आपसे समझूं इन सब का कितना असर, जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, नागेंद्र सिंह जी, कितना असर इन सब बातों का आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ता हुआ आप देखते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो? महाराष्ट्र चुनाव से थोड़ी सी बात करूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के बारे में मेरी नज़र में जो मेरी समझदारी है वो ये कहती है कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा में हुआ उससे अलग नहीं होने जा रहा है विधानसभा में। और ये तमाम शगुफे छोड़े गए कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है और ये हो गया है वो हो गया। अब तो उस पर विराम लग चुका है। जब विराम लग चुका है तो परिणाम भी वही होंगे, सीधी सी बात है। आखिर ऐसा इतने दिनों लोकसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव होने के बीच में सत्ता वर्ग ने, सत्ता पक्ष ने ऐसा क्या कर दिया जिससे हम यह मान लें कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं? मुझे तो कतई नहीं लगता है। दूसरी बात कि जो इन पर घाव लगा था। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा नागेंद्र जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपके माइक पे सीधी हवा आ रही है शायद। 1 सेकेंड। ठीक हुआ? पहले से बेहतर है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी शिंदे सरकार ने नहीं किया है और कि जिससे मुझे लगे कि नहीं वहां पर इनका परफॉर्मेंस बेहतर होने जा रहा है। दूसरी बात कि जो वहां के लोगों के मन में यह बात बैठी कि विश्वासघात इन लोगों ने किया है,
ट्रेजरी की है और विश्वासघात करके उद्धव को खत्म किया और अपने सत्ता में आए। वह मिटा नहीं है, लोगों में वह भावना आज भी मौजूद है। और जब महाअघाड़ी विकास एक है तो फिर रिजल्ट भी एक ही होगा। मैं बाकी इसके बारे में एनालिसिस नहीं करना चाहता। मैं झारखंड के बारे में ज्यादा कहना चाहूंगा। देखिए, झारखंड में काफी जोर लगाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान से लेके विश्व शर्मा तक वहां पहुंचे हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा बुरा असर हो रहा है वहां। न सिर्फ हेमंत सोरेन के जो पक्षधर हैं उन मतदाताओं पर, बल्कि जो भाजपा के पक्षधर हैं उन पर भी इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ऊपर से सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी बात कि जो इन्होंने वहां पर शुरू किया भ्रष्टाचार और मुस्लिम पॉपुलेशन का बढ़ना, दो चीजें, ये दोनों चीजें भाजपा के खिलाफ जा रही हैं, इनके पक्ष में नहीं जा रही हैं। क्योंकि जो मुस्लिम का मुद्दा उठाया गया, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसको साबित करने के लिए भाजपा ने अभी तक कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, जबकि वहां पर इसकी काफी डिमांड उठी कि भाई ऐसा कोई तो रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास जिसके आधार पर आप कहें कि डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन बदल रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, दरअसल डेमोग्राफी इसलिए बदल रही है कि वहां पर बाहरी लोग ज्यादा बसते जा रहे हैं। जहां पर जिस झारखंड में एक भी बाहरी को नहीं होना चाहिए था, वहां 3/4 आज बाहरी पहुंच गए हैं। लेकिन यह फोड़ा जा रहा है ठिकरा मुसलमानों के सिर पर, क्योंकि मुसलमान वहां आ रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि ट्राइबल और मुसलमान दोनों एक साथ आ रहे हैं। खासकर के संथाल परगना में जहां 14 सीटें हैं, इनकी 14 सीटों में से शायद एक भी न मिले। इस बार हालत यह है। कोल्हान की 18 सीटें जो हैं, कोल्हान में चंपई सोरेन को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन चंपई सोरेन को वहां पर लोग विश्वासघाती बता रहे हैं। चंपई सोरेन के लेकर खुद भाजपा के नेताओं में बड़ी परेशानी है कि ये तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के 3 कैंडिडेट तो ऑलरेडी वहां पर हैं, ये चंपई सोरेन आ गए, तो इसे लेकर काफी परेशानी है वहां के लोगों में। जो 28 अनुसूचित जनजाति के सीट हैं, क्या आपको लगता है 28 में से एक भी इन्हें नहीं मिलेगा? मुझे तो यह लगता है, क्योंकि ट्राइबलों के जो भी मुद्दे हैं हेमंत सोरेन ने बड़ी शानदार तरीके से उठाया है, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने तो सोने में सुहागा डाल दिया है। आप उनके मीटिंग में जो भीड़ उमड़ रही है और जो कॉन्फिडेंस के साथ वो भाषण दे रही हैं, और जिस तरह से लोग जयकारा लगा रहे हैं उनके भाषण को सुनकर, वो एक नए परिवर्तन की, एक नए आगाज की संकेत देता है। सबसे बड़ी बात कि जो आपने सोचा कि हम ट्राइबल बेल्ट को छोड़ के बाकी पर कॉन्सेंट्रेट करके हम अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन सोरेन ने जो प्रधानमंत्री मैया योजना या 3-4 प्रकार की और योजनाएं निकाली हैं, इसका इतना ज्यादा प्रभाव हो रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। कितने ऐसे छोटे छोटे रिसर्च आए हैं, लोगों ने रिपोर्ट किए हैं कि जो मैया योजना है यह महिलाओं में जबरदस्त ढंग से लोकप्रिय हो रहा है। और आवास योजना जो बनाई है, ये दोनों, उसमें 1000 हर एक ऐसी महिला को जो मजबूर है उसको दिया जा रहा है। दिसंबर से उसे 2500 करने की अनाउंस कर दिया गया है। तो और इसी बीच में इलेक्शन है। अब सोचिए कि 1000 तो मिल ही रहा है, 2500 लेने की बात कोई महिला क्यों छोड़ेगी, खासकर तब जब वह परेशान हो, जो गरीब हो, जो वह वंचित हो। तो यह करके सोरेन ने इनके वोट बैंक में सेंध लगा दिया है, जबकि सोरेन के वोट बैंक में सेंध लगाने का इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और जितना ही प्रचार कर रहे हैं कि ये हो गया, सोरेन बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, इसका उल्टा प्रभाव हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या सोरेन ही भ्रष्ट हैं? सोरेन को आपने जेल में डलवाया, यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूल थी भाजपा की। यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने, क्योंकि इससे जो वोट बंट रहे थे वो इकट्ठा होने लगे। आजसू आपके गठबंधन का
पार्ट नहीं है। तो जहां गठबंधन का पार्ट नहीं है तो आपका खेल बहुत हद तक खराब कर सकता है। प्लस जो वहां के 15% आबादी कुर्मियों की है। जयराम महतो आपके साथ नहीं है। जयराम महतो कहां जाएंगे अंत में? उनके वोटर कहां जाएंगे अंत में? वो जाएंगे सोरेन के साथ, क्योंकि स्वाभाविक गठजोड़ जातियों का ट्राइबल के साथ बनता है। प्लस वो सदियों से ट्राइबल के साथ रहते आए हैं। तो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि इनको जमीन वापस मिलने जा रही है भाजपा को। ये चाहे जितना भी कुछ कर ले, इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जिस तरह के ये नफरत वाले बयान देते हैं, जिस तरह से ये एरोगेंस है जितना इनमें, उससे लोगों में बहुत ही नफरत बढ़ती जा रही है इनके प्रति कि भाई क्या ये आदमी है ये लोग। तो मैं नहीं मानता कि दोनों राज्य में कुछ भी अंतर पड़ने जा रहा है और ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत ही बेहतर पोजीशन में रहेगा। थैंक यू जी। बहुत बेहतर पोजीशन में रहेगा इंडिया गठबंधन, मानना है कुमार नरेंद्र सिंह साहब का। और बहुत महत्वपूर्ण बातें, और खासकर झारखंड के लिहाज से जो बातें यहाँ रख रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। और कोल्हान का एरिया और 14 सीटें वहाँ पे, और चंपाई सोरेन को बीजेपी अपने खेमे में लेके तो चली आई, और चंपाई सोरेन और उनके बेटे दोनों को टिकट तो बीजेपी की तरफ से दे दिया गया। लेकिन क्या यहाँ पर बीजेपी के लोग ही चाहेंगे कि चंपाई सोरेन और उनके बेटे जीतें? क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 मुख्यमंत्री तो पुराने हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी में, और उसके अलावा कई मुख्यमंत्रियों और ऐसे ही मंत्रियों के रिश्तेदार भी इस चुनाव में जो 81 सीटें हैं उस पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो बहुत दिलचस्प है झारखंड का चुनाव भी, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप जानिए कि एक महाराष्ट्र की चर्चा है, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां, कांग्रेस पार्टी की 2 लिस्ट आ गई, उधर एनसीपी शरद पवार गुट की भी 2 लिस्ट आई, और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी की भी 2 लिस्ट आई है। बीजेपी की लिस्ट की बात के साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। 121 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन अभी तक सबसे आश्चर्यजनक है कि अभी तक महायुति की तरफ से या एनडीए की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये 288 से ऊपर तो जाने का यहां कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, या सीटें बढ़वा देंगे चुनाव से पहले ही। 121 सीट, 99 सीटों पे पहले इन्होंने कहा, उसके बाद कैंडिडेट घोषित किए, उसके बाद 22 सीटों पे और कैंडिडेट घोषित कर दिए। 2 पार्टियां अभी और हैं, अभी इन सबको देखिए, कुछ सीटें अभी बाकी हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बता देते, जैसे महाविकास अघाड़ी ने बताया कि 85 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 15 सीटें ऐसी हैं जिस पे हम लोगों के बीच तालमेल की बात चल रही है, 18 सीटें हमने छोड़ दी हैं अपने सहयोगी दलों के लिए। यहां क्लियर है पिक्चर कि बाकी जो 15 सीटें हैं इसी में यहां विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए महायुति में क्या चल रहा है। क्या ये खींचतान, ये जो संकट में बीजेपी के सहयोगी जो हम लिख रहे हैं, उसी तरफ चल रहा है क्या? बिल्कुल राजीव जी, बीजेपी के सहयोगी संकट में है और बीजेपी खुद संकट में है, और संकट पैदा किया हुआ बीजेपी का है, अपने लिए भी, अपने सहयोगियों के लिए। एकनाथ शिंदे के साथ जो बीजेपी खेल कर रही है, एकनाथ शिंदे भी उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और ये जो है वो छुपन छुपाई का खेल अब शुरू हो गया है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में। अभी तक तो चल रहा था ये सिर्फ अजीत पवार और बीजेपी के बीच में, लेकिन अब ये खेल जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ शुरू हुआ है, और एकनाथ शिंदे इस खेल को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ बड़ा खेल कर रही है। उद्धव ठाकरे के साथ जो खेल किया था उससे ज्यादा बड़ा खेल बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के साथ करने जा रही है, और ये चीज एकनाथ शिंदे की समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। इसीलिए आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जो है वो एकदम से खामोश से हैं और उनकी ज्यादा बातें सामने नहीं आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ दबाव डाला बीजेपी पर कि कम से कम 160 सीटें एकनाथ शिंदे को लड़ने के लिए चाहिए, और बीजेपी कम सीट पर लड़े। बीजेपी कह रही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कम सीट पर लड़ेंगे और बीजेपी जो है वो अकेले लड़ेगी 160 सीटों पर। तो ये राजनीति खुरपेट जो है तीनों दलों के बीच वहां शुरू हो गई है, और इसीलिए अभी तक महायुति की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं हुई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा।
बीजेपी ने अगर 121 सीटों की अपनी घोषणा कर दी है और शायद 35 के आसपास सीटें अजित पवार ने अपनी घोषित कर दी है, अगर ये सीटें घोषित की जा रही हैं तो एक बात ये कहने में क्या दिक्कत जा रही है कि आपके कौन से दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे। 29 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और अगर आज 26 तारीख की शाम तक ये कोई घोषणा नहीं होती है कि महायुति में सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और हो सकता है कि 29 तारीख तक आते आते राजीव जी ये महायुति बिखर जाए और एकनाथ शिंदे अलग हो जाए, अजित पवार अलग हो जाए और बीजेपी अलग हो जाए। अब ये किसी रणनीति के तहत है या आपस में इतनी ज्यादा खींचतान है कि ये गठबंधन टूटने के कगार पे, इसको अच्छे तरीके से समझा सकता है। फिलहाल जो लग रहा है राजीव जी, वो लग ही रहा है कि एकनाथ शिंदे के सामने भी अब ठीक उसी तरीके का संकट खड़ा हो गया है जैसा एक समय में उद्धव के साथ हो गया था, या एक समय में शरद पवार के सामने खड़ा हो गया था कि अपनी पार्टी बचाई जाए। अब एकनाथ शिंदे के सामने संकट ये है कि उनकी जो पार्टी गुजरात में बनी थी और रिसोर्ट में जाके बनी थी, वो पार्टी एकनाथ शिंदे किस तरीके से बचाएं। अब एकनाथ शिंदे के सामने संकट ज्यादा है। अब उन्हें प्रूव करना है कि उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उनमें इतनी क्षमता थी कि वो पार्टी बना सकें, और ये बीजेपी की बनवाई हुई पार्टी नहीं है, जैसा कि विपक्ष खासतौर से शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है वो आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी ने ये पार्टी बनवाई है। तो एकनाथ शिंदे को अपने को साबित करना है, और ये साबित करना है कि उनकी ताकत जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा दिखाई पड़ी थी, वो ताकत उनकी अभी बरकरार है, और ये साबित करने के लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बड़ा खेल कर देगी चुनाव से पहले ही। राजी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, ये सहयोगी दलों का साथ है या सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति है बीजेपी की, या यहां से सहयोगियों को ये बताना कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और आप ये मान के चलिए और उसी हिसाब से हम अपनी मनमानी करेंगे जैसे चाहेंगे, क्योंकि चुनाव तो हम ही जितवाते हैं, सरकार तो हम ही बनाते हैं, ऐसे माना जाए? देखिए राजीव जी, बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, ये रिंग मास्टर की भूमिका में है। बीजेपी कभी भी अपने सहयोगियों के लिए लाभदायक नहीं रही है। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, जहां किसी भी क्षेत्रीय दल ने बीजेपी के साथ समझौता किया है, वो क्षेत्रीय दल खत्म हो गया, और कई बार तो ये हुआ कि वहां पे बीजेपी की सरकार भी खत्म हो गई। पंजाब में आपने देखा कि अकाली दल वहां की स्वाभाविक पार्टी कही जाती थी। अकाली दल और कांग्रेस, इन दोनों के बीच वहां की राजनीति होती थी हमेशा से। आज कांग्रेस तो वहां वैसी की वैसी है, लेकिन अकाली दल के स्थान पे एक दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी का वहां उदय हो गया, और बीजेपी वो कहीं है ही नहीं है। अभी शायद पता नहीं आपके नोटिस में आ पाई वो बात कि नहीं आ पाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है। चूंकि गोदी मीडिया और बीजेपी के पूरा खिलाफ जा रहा है, इसलिए उसको प्रचारित नहीं किया गया, तो बहुत ही लिमिटेड सर्किल में वो चल पाया है। उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी मुझसे कुछ पूछती नहीं है। पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, इन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं करी है। मेरा 40-45 साल का अनुभव है, 2 बार मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, संसद सदस्य रह चुका हूं, मैं इन्हें कई बातें बता सकता था, लेकिन उनके लिए मेरा कोई महत्व नहीं। तो ये होता है। बड़े शौक से गए थे अमरिंदर सिंह बीजेपी में, आज क्या हाल है? सुनील जाखड़, बलराम जाखड़ के बेटे, बलराम जाखड़ बहुत बड़े नेता हुए कांग्रेस के, लोकसभा अध्यक्ष रहे, वो गए थे, वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के, उन्हें छोड़ दिया उन्होंने, बीजेपी से बाहर आ गए वो। तो ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश में, उससे पहले नायडू जी के साथ क्या किया था, नायडू जी को जेल पहुंचा दिया था। तो ये उनका एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है बीजेपी का, और महाराष्ट्र में अगर वो दिख रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अब समस्या ये है कि सावधान रहने का समय जो है वो एकनाथ शिंदे के पास भी नहीं है और अजीत पवार के पास भी नहीं। उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते कि वो कहां जाएं, क्या करें। वो दोनों तरफ से पिस गए हैं। आपको हम ये बात बताएं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने अपने किसी भी सहयोगी दल को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हरियाणा में तो जेजेपी बहुत छोटी पार्टी थी,
उसको खत्म कर दिया इन्होंने। इसलिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास हमें लगता नहीं कोई ऑप्शन है। उनकी हालत बिल्कुल नीतीश कुमार जैसी होगी कि नीतीश कुमार जी अब जिस तरह फंस गए हैं वहां पे, गिरिराज सिंह वहां पे यात्रा निकाल रहे हैं, सांप्रदायिक भड़काने वाली हिंसक भाषा बोल रहे हैं और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार कभी कभी एक सवाल पूछते हैं बड़े भोले बन के कि मैं भी इतने साल मुख्यमंत्री रहा हूं, लालू जी भी इतने मुख्यमंत्री रहे। लालू जी का लोग बड़ा सम्मान करते हैं। आज हम उन्हें बताते हैं लालू जी का लोग इसलिए सम्मान करते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने तो यह भाषा कभी प्रयोग की नहीं थी। आज गिरिराज सिंह कह रहे हैं चांटे मारने की, घेरने की, तलवार रखने की, भाले रखने की घरों में। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तनाव भड़काने के लिए, सांप्रदायिकता भड़काने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, यात्रा रोक दी थी लालू प्रसाद यादव ने। वो सम्मान जो लालू यादव को मिला है कि कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए उन्होंने कितने बड़े नेता को रोक दिया था। लोग सोचते थे पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लालू यादव का सम्मान बढ़ गया। आज अगर गिरिराज सिंह में हिम्मत है, जो वो सवाल पूछते हैं कि मेरा उतना सम्मान क्यों नहीं है, वो गिरिराज सिंह की यात्रा रोक दे, गिरिराज सिंह को गिरफ्तार कर दे, उनका वही सम्मान हो जाएगा। रिकॉर्ड में है सारे भाषण उनके। हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप हेट स्पीच नहीं दे सकते। दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करना, वो सारे ऑन रिकॉर्ड चल रहे हैं। वो कर दे नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे और उनकी हालत अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाली है वही हो जाएगी कि पूरी पार्टी टूट फूट जाएगी। ज्यादातर लोग तेजस्वी यादव के साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे, कुछ लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार को कोई नहीं पूछेगा। ये चुनाव जो अगला बिहार में होने वाला है वो इसी बात का फैसला करेगा कि पहली बार बीजेपी पूरी ताकत से अकेले चुनाव लड़ेगी और उसके मुकाबले में महागठबंधन होगा। अब बीजेपी को जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की। तो जो आपने सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र में क्या होगा, तो महाराष्ट्र में अब होने के लिए कुछ बचा नहीं है। बीजेपी अपने टर्म्स डिक्टेट कर रही है। वो आप देखिए ना, कितनी मजेदार बात है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ा रही है, बीजेपी अपने कैंडिडेट को अजीत पवार की पार्टी से लड़ा रही है। कैंडिडेट बीजेपी के हैं, सिंबल से उनके लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझौता है तो कुछ सीटें उनको देना पड़ रही हैं। अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो आप देखिए कि वर्ली के अंदर आदित्य ठाकरे जो इस टाइम महाराष्ट्र के सबसे बड़े स्टार नेता के तौर पे उभरे हैं, युवा नेता के तौर पे उभरे हैं, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे। उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, बीजेपी में कोई नहीं मिला, अजीत पवार के यहां से कोई नहीं मिला, तो उन्हें पूर्व कांग्रेसी का सहारा लेना पड़ा, मिलिंद देवड़ा का। लेकिन अभी बाकायदा नाम अनाउंस नहीं हुआ है, हमारे ख्याल में नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा भी हिचकिचा रहे हैं कि मेरा होगा क्या आदित्य ठाकरे के सामने, मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी के साथ जो भी जाएगा बीजेपी उसको खा जाएगी। हमने कल बताया था पूरे की पूरी समाजवादी पार्टी को ही खा गई, समाजवाद को ही खा गई होते जी। लोहिया उनसे मिले थे, जयप्रकाश नारायण उनसे मिले थे, जॉर्ज फर्नांडिस उनसे मिले थे, सब उनके साथ गए, वो सब भी खत्म हो गए। आज कभी बीजेपी याद करती है जॉर्ज फर्नांडिस को? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री से कितना समर्थन किया, कितना साथ दिया, कितना बढ़ चढ़ के बोले। गुजरात दंगों को जस्टिफाई करना पड़ा उन्हें, किया था। आरएसएस को जस्टिफाई करना पड़ा था जयप्रकाश नारायण को, किया था। कहा था कि अगर आरएसएस ऐसी है, आरएसएस सांप्रदायिकता फैलाती है, तो मैं भी वैसे ही हूं, किया था। लेकिन आज बीजेपी न लोहिया जी को याद करती है, न जयप्रकाश नारायण को करती है, न जॉर्ज फर्नांडिस को करती है, किसी को याद नहीं करती। तो आपका जो ये सवाल है ये बड़ा वाजिब सवाल है कि क्या होगा एकनाथ शिंदे का, क्या होगा अजीत पवार का। इस सवाल का जवाब तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को ही खोजना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने अपनी मूल पार्टियों के साथ विश्वासघात किया है, उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी राजीव जी, उसका खामियाजा जरूर भुगतना होगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं आप? सहयोगी दल क्या सचमुच संकट में दिखाई देते हैं? बीजेपी के सहयोगी दलों की बात कर रहा हूं।
अभी शकील जी ने बता दिया, एक नाम भूल गए वो, गुलाम नबी आज़ाद का। तो तमाम सारे इस तरीके की मिसाल है कि जो बीजेपी के साथ गए उनका क्या हुआ। अब देखिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की स्थिति ये है कि मैं यहाँ पे कह ही चुका हूँ कि लगभग सभी कैंडिडेट उन्होंने रिपीट किए। वो एमएलए जो कि शिवसेना, यूनाइटेड शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली शिवसेना में जो विधायक जीत कर आए थे, उन्हीं को शिवसेना शिंदे ने टिकट दिया। जो विधायक शरद पवार की अध्यक्षता वाली एनसीपी से जीत कर आए थे, लगभग सभी को टिकट अजीत पवार ने दे दिया। अपनी सीट भी उनकी फंस गई है, चाचा भतीजे वहां पे है, यानी अजीत पवार के सामने उन्हीं के अपने भतीजे और पवार के ग्रैंडसन चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका अभी युगेंद्र पवार। और ये सीट आपको याद होगा कि बारामती में जो चुनाव हुआ था और वो सुप्रिया सुले वहां से 1.5 लाख वोट से जीती थी। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं उनका आपस में भी विवाद होगा, पहली बात। दूसरी बात की सबसे बड़ी बात की जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसका कोई कैंडिडेचर का हवा ही नहीं है कि वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे मान लीजिए कि झारखंड में चुनाव हो रहा है, हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं वहां पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कांग्रेस का और गठबंधन है उनके साथ, आरजेडी भी साथ में है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी। ये अंडरस्टूड है कि हेमंत सोरेन ही कंटिन्यू करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो अलाई है जेएमएम, उनके मुख्यमंत्री हैं और वो ही कंटिन्यू मुख्यमंत्री करेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। क्या ये बात महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिए की जा सकती है? नहीं हो सकती। तो ये बीजेपी का जो दोहरापन है वो ये है कि वो बीजेपी वहां पे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन से जा रही है। इस बात को एकनाथ शिंदे भी जानते हैं और तीनों पार्टियों की जो है वहां पे भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। अभी नरेंद्र जी बता रहे थे कि लोकसभा से कोई बहुत फर्क नहीं होगा विधानसभा का नतीजा। आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि उसी तरफ दिशा में चीजें जा रही हैं। एकमात्र जो इनकी उम्मीद है वो कुछ जो स्कीम्स हैं जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर दिया है, लेकिन वो स्कीम तो लोकसभा के चुनाव में भी थी, जिसका कुछ फायदा जरूर मिला एकनाथ शिंदे को, लेकिन कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके आई वहां पे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी किसको प्रोजेक्ट करती है ये कहना बड़ा मुश्किल है। झारखंड में आप देख लीजिए, 5 मैं अगर गलत नहीं हूं तो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी टीम में। तो 5 में से एक भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का। हो सकता है कि बीजेपी का कैंडिडेट कोई छठा व्यक्ति हो और वो ट्राइबल समाज से ना हो, वो कोई रघुबर दास जैसा हो। रघुबर दास गवर्नर, उड़ीसा के गवर्नर होते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो ट्राइबल समाज से नहीं आते थे, उनको ट्राइबल स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। उड़ीसा के गवर्नर है, पूरी दिलचस्पी ले रहे, प्रचार कर रहे हैं, उनकी शिकायत हुई चुनाव आयोग में। तो बीजेपी की जो राजनीति है वो सामाजिक यथास्थिति वाली राजनीति है जी। वो टोकन रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जो काम है वो वही करते हैं कि जो सामाजिक यथास्थिति वो बनी है। इसलिए उनका कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस होंगे, उनके कैंडिडेट एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते मुख्यमंत्री के। उनके कैंडिडेट चंपाई सोरेन नहीं हो सकते मुख्यमंत्री के, या दूसरे और जो बाकी 4 उप
पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे, उनका कैंडिडेट रघुवर दास जैसा ही कोई व्यक्ति होगा झारखंड में भी। ये छोटी पार्टियों को भी समझना होगा कि जो साथ जाते हैं कि वो जो है वो मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रहे हैं, और पिछले जिन लोगों ने छलांग लगाई उनको देख चुके हैं कि उनका क्या हुआ। तो अब देखते हैं कि इस चुनाव में ये मौत के कुएं में जो छलांग ये दो पार्टियां लगा रही हैं, ये भी क्या गुलाम नबी आज़ाद या कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह या जेजेपी की तरह साबित होंगे? जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं नरेंद्र सिंह साहब, बीजेपी की रणनीति और उसमें भी जो उनके सहयोगी दल हैं उनके साथ बीजेपी का जो व्यवहार है वो कई जगह हम लोग देखते हैं वो एक्सपोज भी बीजेपी होती रही है, अपने सहयोगी दलों को किनारे लगाती रही है। लेकिन अब चूंकि चुनाव सामने हैं, महाराष्ट्र का चुनाव खासकर, और उसमें शिंदे गुट को आप देखें, शिंदे साहब दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एक नाथ शिंदे, चाहे अजीत पवार हों, और इन दोनों की आगे का भविष्य अगर देखा जाए तो आपको उज्जवल भविष्य दिखाई देता है क्या इन दोनों का? उज्जवल भविष्य की बात छोड़ दें, दरअसल ये जो भाजपा और स्थानीय पार्टियों का गठबंधन है वह फौरी स्वार्थ से प्रेरित है। हर जगह, एक जगह नहीं, जहां कहीं भी फौरी स्वार्थ से प्रेरित है और दोनों एक दूसरे के प्रति सशंकित रहते हैं। कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता कि मैं जो कर रहा हूं उसका वो साथ देंगे, या भाजपा जो कर रही है, भाजपा को भी नहीं रहता है यह विश्वास कि मेरा साथ मिलेगा। दोनों अंदर अंदर दोनों में काट चलती रहती है। इसलिए पूर्ण समझदारी का यह गठबंधन कहीं भी नहीं हो पाता है उसका। नीतीश की ही बात ले लीजिए, बिहार में नीतीश उनकी मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है नीतीश। अगर नीतीश को छोड़ देंगे तो भाजपा लोकसभा में छोड़िए विधानसभा में 5 सीटों पर सिमट जाएगी। मैं तो कहता हूं कि 5 सीट भी भाजपा नहीं गिना सकती कि हम कहां से जीतेंगे अगर नीतीश कुमार उनको छोड़ दें तो भाजपा यह जानती, वरना क्या बात है कि 44 सीट लाकर भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। भाजपा को पता है कि इसे मुख्यमंत्री बना दो और अपना काम कराते रहो, अपना नफरत का एजेंडा चलाते रहो, दूरीकरण का एजेंडा चलाते रहो। तो भाजपा को उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भी एक बड़े उद्देश्य के लिए, उसके अपने तथाकथित बड़े उद्देश्य के लिए वो फायदेमंद होते हैं। कोई भी इन पर भरोसा नहीं करता है और न इन पर कोई भरोसा करता है, ये फौरी स्वार्थ है। इधर जो महागठबंधन की बात है तो आपने कई नेताओं को सुना होगा कि हम सैक्रिफाइस करते हैं, हमारा महागठबंधन बना रहे, हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए। उसने कहा नहीं आप लड़िए, हम यहाँ छोड़ देते हैं। यह भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच यह स्थिति आप कहीं नहीं देखेंगे। और ये सबसे बड़ा अंतर जो आया है मेरी नज़र में वो इसलिए आया है कि राहुल गांधी और खड़गे जी के बीच में जो केमिस्ट्री बनी है, यह केमिस्ट्री, माफ करिएगा कहने के लिए, यह केमिस्ट्री नेहरू के समय में भी नहीं बनी थी। नेहरू के समय में भी जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में तनातनी रहती थी और कई बार एक दूसरे को हटाने की भी बात लोग सोचते रहे। कई बार तो लगा कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कृपलानी का केस आप जानते हैं, उनके साथ नेहरू जी का क्या हुआ था। लेकिन यह पहली बार पिछले, मुझे लगता है कि मिसेस गांधी के बाद, जिन्हें कह सकते हैं वो पर्सनालिटी के बल पर अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों हुआ करती थी। उस समय पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया जाता था, अर्जुन सिंह उपाध्यक्ष बने थे। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नहीं रहा कांग्रेस का अध्यक्ष जिसका कांग्रेस के जिसको परिवारवाद आप कहते हैं, मैं उसे परिवारवाद नहीं कहता, जिस परिवारवाद को सामाजिक सैंक्टिटी मिल जाती है, सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है लोकतंत्र में, उसे परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? अगर परिवारवाद के ही बल पर होता तो राजा का बेटा राजा होता है, वहां तो ऐसा नहीं है, उन्हें तो लड़ना पड़ता है इलेक्शन। तो ये केमिस्ट्री जो बनी है, इससे मतदाताओं में, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि आम मतदाताओं में भी एक ट्रस्ट बना है, एक विश्वास का रिश्ता बना है, जिसे दोनों मिलकर मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी तो
मेरा मानना है कि आज राहुल गांधी जनसंवाद की आवाज बन चुके हैं। राहुल गांधी को अगर छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई भी जनसंवाद को इस करीने से, इस खूबसूरती के साथ निभा रहा है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता को देख लीजिए, वह इतना सहज नहीं है लोगों से मिलने के लिए। लोगों को लगने लगा है मेरी बातें हुई है उन तबकों के लोगों से, वो कहते हैं जानते हैं क्या यार, जो कहो राहुल गांधी अपना जैसा लगता है। यह अपना जैसा लगना जो है, इसे सिर्फ राजनीतिक टर्मिनोलॉजी में या राजनीतिक लाभ हानि के संदर्भ में मैं इसे विश्लेषित नहीं करता हूँ। इसे मैं करता हूँ महान लोकतांत्रिक विरासत को संजोने के संदर्भ में। यह एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा काम है जिसे होना ही चाहिए था। राहुल गांधी उस कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं जिस कांग्रेस ने विविधता में एकता का नारा दिया था और लोगों को भाने लगा है। राहुल गांधी ने बता दिया कि देश जो है वही कांग्रेस है। क्या यह सच नहीं है? इस देश को कांग्रेस चाहिए ही चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी ऐसे सच की बात नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी रहे या ना रहे, परंतु कांग्रेस जैसी कोई पार्टी तो इस देश को चाहिए ही चाहिए, जहां हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, जहां हर किसी की बात सुनी जाए और जहां हर कोई ये समझे कि यह मेरा ही है। आखिर क्या कारण था कि इसी कांग्रेस पार्टी में नामोदरीपाद भी रहते थे और संघ के लोग भी रहते थे, मुस्लिम लीग के भी लोग रहते थे, क्योंकि यह पार्टी समायोजन को आधार बना के चलती रही है। आज समायोजन बनाने की जरूरत है जो राहुल गांधी बखूबी और बड़ी कुशलता के साथ कर रहे हैं। और इसका सिर्फ पार्टी तक बात सीमित नहीं है, इसका प्रभाव सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है। आम लोग भी मानने लगे हैं कि भाई राहुल का साथ हमें देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वह सही बात कह रहे हैं। सही बात कहते रहिए, भले इसके लिए आपको कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है आपको राजनीतिक लाभ न मिले, परंतु अगर अपने स्टैंड पर कायम कर रहा, जैसा कि बताया था टंडन जी ने शायद, कि एक जो आइडियोलॉजिकल उहापोह था वो खत्म हो रहा है। और इस खत्म करने में, इस उहापोह को खत्म करने में राहुल और खड़गे जी दोनों का समीकरण, दोनों का की केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। आखिर क्या बात है कि दलित भी आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम वंचितों और पिछड़ों और दलितों के साथ हैं, वह दिखाई दे रहा है। आखिर क्या बात है कि भाजपा में कोई भी दलित अध्यक्ष नहीं हो सकता है? आप बना के दिखा दीजिए। और भाजपा में ही क्यों, फॉर दैट मैटर किसी भी अन्य पार्टी में मुझे बताइए। या तो आप दलित हैं, आपका जेबी संगठन है, आप ही चलाते हैं, आप ही करते हैं, आप बने हुए अध्यक्ष, लेकिन जहां चुनाव होता हो, बाकायदा चुनाव के जरिए किसी दलित व्यक्ति को किसी पार्टी के, इतने बड़े पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, यह इस देश के लिए गर्व की बात है और यह देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़रूरी भी है। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा अमलेंदु उपाध्याय जी। बात हम कर रहे हैं एक तरफ कांग्रेस पार्टी के और उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल पूरे, और उसके अलावा इधर जो चुनाव हो रहे हैं उसके राहुल गांधी की रणनीतियाँ, अखिलेश यादव की भी बात हमने की। और चुनाव में, और ख़ासकर जब बीजेपी 121 उम्मीदवारों की सूची यहाँ रख दी है ऑलरेडी, मिलिंद देवरा की बात हो रही थी कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव, अब चूंकि दिवाली के बाद बिल्कुल दौर शुरू होगा चुनाव प्रचार का और सम्मेलनों का, सभाओं का, चुनावी सभाओं का, उससे पहले जो तैयारियां हैं इसमें कौन आगे दिखाई देता है अभी तक? देखिए राजीव जी, जो चुनावी तैयारियां हैं और जो चुनावी समीकरण है और चुनावी जोड़ तोड़ है, सब में इस समय इंडिया गठबंधन एनडीए से और बीजेपी से बहुत आगे दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो, अगर हम झारखंड की बात करें, जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि कोई और होगा जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री उनके अलावा चेहरा, तो वो चेहरा जाहिर है वो निशिकांत दुबे होंगे। प्रशांत जी, निशिकांत दुबे होंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनती है झारखंड में तो मुख्यमंत्री निशिकांत दुबे होंगे, आप इसको लिख लीजिए। और झारखंड के लोग भी इस बात को लिख रहे हैं और सब जानते हैं अच्छे तरीके से।
तो अभी जो बात चल रहा है राजीव जी, वो जितने आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री वहां घूम रहे हैं बीजेपी में, वो भी सब ये जानते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो उनमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, निशिकांत दुबे आ जाएंगे ऊपर से मुख्यमंत्री बनकर। तो अभी तो बीजेपी के अंदर ही राजीव जी बहुत कुछ चल रहा है। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जिस तरीके से कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जो हो रहा है वो भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो ये एकदम साफ है कि इंडिया गठबंधन चाहे मुद्दों के मामले में हो, चाहे श्रेणी के मामले में हो, सब हर मामले में इंडिया गठबंधन इस समय बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से आगे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा जो खड़गे जी को लेकर बात है राजीव जी, खड़गे जी का एक योगदान जो है वो मोदी जी कभी दिल से भुला नहीं पाएंगे, और वो योगदान ये है राजीव जी कि खड़गे जी के अध्यक्ष रहते हुए मोदी जी की 56 इंच की छाती जो वो 303 से 240 पे आ गई। तो ये खड़गे जी का योगदान मोदी जी जिंदगी भर याद रखेंगे। तो ये खड़गे जी की उपलब्धि जो, सारी उपलब्धियों को आप अलग कर दीजिए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मोदी जी की 56 इंच की छाती जो थी वो 303 से 240 पर आ गई खड़गे जी के कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भाजपा के सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं राजीव जी। तो कुल मिलाकर के जहां तक खड़गे जी का सवाल है, तो हमने समझ लिया कि खड़गे जी के 2 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा। और जहां तक ये सवाल है कि क्या इंडिया और एनडीए इन दोनों में इस समय कौन आगे दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जन समर्थन में भी और चुनाव की तैयारी के लिहाज से भी इंडिया गठबंधन इस समय एनडीए से काफी ज्यादा आगे दिखाई पड़ता है। जी, इंडिया गठबंधन अभी तक चुनावी तैयारियों में और खासकर इन दोनों राज्यों के तैयारियों में काफी आगे दिखाई देता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बता रहे थे कि निशिकांत दुबे हो सकते हैं, अगर बीजेपी की सरकार वहां बनती है तो निशिकांत दुबे जो हैं वो आदिवासी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये दाव बीजेपी चल सकती है। तो आदिवासियों के साथ क्या कुछ होगा ये आप समझ सकते हैं। और आदिवासी नेता अभी तक, और उस वक्त अगर ऐसा हो गया, अगर सरकार बनाने की नौबत आई बीजेपी की, तो आदिवासी नेता हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे झारखंड की राजनीति पे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों राज्यों को बहुत गंभीरता के साथ देखा जाए, परखा जाए, उस पर विश्लेषण किया जाए और राजनीति यानी धरातल में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी, प्रशांत जी, शकील अख्तर जी और कुमार नरेंद्र सिंह जी।